हेलो स्टूडेंट, हिस्ट्री विद नीरज चैनल में आपका स्वागत है। मैं नीरज पटेल आज आप लोगों का तीसरा लेक्चर लेने वाला हूं और दूसरे लेक्चर में मैंने आप लोगों को नॉन रिलीजियस बुक्स के बारे में बताया था और नॉन रिलीजियस बुक्स में सभी राइटर्स और उनकी बुक्स के नेम बता दिए थे। लेकिन इंडिका नामक बुक के बारे में मैंने सोचा कि और थोड़ा सा डिटेल में बता देते हैं कि इसमें 7 जातियों के बारे में वर्णन किया गया है। और दूसरी बात बताई कि दास प्रथा का इसमें कोई उस टाइम पे जिक्र नहीं था, मतलब दास प्रथा उस टाइम पे नहीं थी। दूसरी बात, यात्रियों के यात्रा विवरण के बारे में बताया गया, मतलब कि कौन सा यात्री कब आया, क्या किया उसने, ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। तो उसमें जो सबसे पहला चीनी यात्री बोला जाता है कि सबसे पहला चीनी यात्री कौन है, फाहियान है। वो प्रथम चीनी यात्री माना जाता है, फर्स्ट चाइनीज ट्रेवलर माना जाता है। और ये 399 AD से 414 AD तक के बीच में रहा और इसने फू कू की नामक बुक लिखी, जो कि नेचर के बारे में, राजा के व्यवहार के बारे में, उस टाइम पे स्त्रियों की स्थिति क्या थी, विदेशियों के सम्मान के बारे में, और जो राजा था, जो किंग था उस टाइम पे, वो विष्णु की पूजा करता था, राजा सेकुलर था, ऐसी बातों के बारे में उसने लिखा है फाहियान ने अपनी बुक में। किसमें? फू कू की नामक बुक में लिखा हुआ है। दूसरा जो आपका चीनी यात्री था, सेकंड चाइनीज ट्रेवलर था, वो था आपका ह्वेनसांग, जैसा कि आप लोगों को मालूम भी होगा। लेकिन फिर भी ये 629 AD के टाइम पे आया और 644 AD तक आपका यहाँ पे रहा। और सबसे पहले 5 वर्ष में नालंदा विश्वविद्यालय में ये स्टडी किया और अगले 5 वर्ष में उसी नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहा। और उसके बाद में अगले 5 वर्ष में ये भारत का भ्रमण किया, जिसमें तमिलनाडु के कांचीपुरम तक गया था। ठीक, नरसिंह वर्मन का इसमें जिक्र हुआ। नरसिंह वर्मन का जिक्र इसलिए किया, उसमें उसके जो है वहाँ से मिला था उस राजा से, नरसिंह वर्मन से, तो उसके बारे में भी जिक्र है इस बुक में। और जो है बुक जो है वो सू की यू बुक लिखी है इसने, उसमें ऐसा जिक्र किया है। हर्षवर्धन की तारीफ भी इस बुक में है और इसी ने किया है। फिर उसके बाद में आपका तीसरा और लास्ट बोल सकते हैं कि थर्ड चीनी यात्री जो था वो था आपका ईस्ट सिंह, वो ईस्ट सिंह था, है ना। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से मालूम हो गई, ये चीज़ें आपको अच्छे से मालूम हो गई कि कौन कौन से चीनी यात्री 3, पहला तो फाहियान, दूसरा ह्वेनसांग, तीसरा ईस्ट सिंह। ठीक, अब एक बात मैंने और बताई थी कि सबसे पहले तो चाहे तो नोट डाउन कर लें या फिर थोड़ा सा और आगे बता देते हैं। पहले और आगे सुन लो। जैसे मैंने बताया था कि जो नॉन लिटरेरी सोर्स था, नॉन लिटरेरी सोर्स में एक सिक्के की बात आई थी कि सिक्के हो गए, अवशेष हो गए, या फिर रिमेन मटेरियल्स जिसको कहते हैं, है ना, या प्रशस्ति लेख, इंस्क्रिप्शंस जिसको बोलते हैं, ये सारी चीज़ें आपके नॉन लिटरेरी सोर्स में थी, मतलब गैर साहित्यिक स्रोत में थी। और उसमें सिक्के के बारे में जो है बोल सकते हैं कि सबसे पहला जो इंडियन पंच मार्क कॉइन था वो सिल्वर का बना हुआ था। और वो जो सिल्वर का बना हुआ था वो पहले गोल नहीं होता था सिक्का। पहले कैसा होता था, पहले वो जो सिक्का होता था वो बिल्कुल छड़, एक चांदी की छड़ होती थी जिसको पीट कर क्या करते थे, पीटा गया उस छड़ को और उसके बाद में उसमें कोई अपना लोगो टाइप का लगा देते थे, जिससे वो क्या कहलाता था, सिक्का कहलाता था। अच्छा, ये उस टाइम पे होता था। उसके बाद में मौर्य काल में सच में देखा जाए तो मौर्य काल का ही सिक्का मान्य होता है। और इससे पहले तो वो सबसे पहला इंडियन पंच मार्क्ड अगर कॉइन कोई पूछ ले तो वो सिल्वर मेटल से बना हुआ कॉइन था, है ना। और आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है जो कि लास्ट में हम आपको देंगे, है ना। और जैसे जो मैंने बोला कि चांदी की जो छड़ थी, जो चांदी का सिक्का था, उसमें क्या करते थे ये लोग, नेचर के बारे में छाप देते थे या फिर एनिमल का कोई भी जिक्र करते थे उस सिक्के में, चित्र छपा हुआ होता था, उससे पता चलता था। उसके बाद में
हमने बोला था कि स्टोन एज, क्या स्टोन एज के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे कि स्टोन एज में कौन कौन सी एज कैसे कैसे हुआ, सारा कुछ बताने के लिए बोला था। ठीक, तो पाषाण काल में जो था वो 2.5 लाख BC से, कहीं पे 2.5 लाख BC से 4000 BC बोलते हैं, और कहीं पे 5 लाख BC से 4000 BC बोलते हैं। लेकिन देखा जाए तो बोल सकते हैं कि 2.5 लाख BC से 4000 BC बोल सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले लिख लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं जो पीछे का आपका भाग है, तो लिख लेते हैं इंडिका नामक बुक के बारे में। इंडिका नामक बुक को किसने? मेगास्थनीज ने लिखा था। ठीक, उस टाइम पे मैंने बोला कि इस बुक में जो बताया गया, बोला गया कि दास प्रथा नहीं थी। क्या? दास प्रथा नहीं थी। नहीं थी। ठीक, दूसरी बात, 7 जातियों के बारे में वर्णन किया गया। 7 जातियों के बारे में वर्णन किया गया। 7 जातियों के बारे में। ठीक है, तो 7 जातियों के बारे में बताया गया। ठीक है, तो पहला देखते हैं। इसमें एक और बात थी, जो यात्रियों के यात्रा विवरण के बारे में बताया गया, तो उसमें पहला आपका जो यात्री था वो क्या था? फाहियान था। क्या था? फाहियान था। फाहियान जो था फर्स्ट चाइनीज ट्रेवलर था। फर्स्ट चाइनीज ट्रेवलर था। ठीक, उसके बाद में इसने बुक कौन सी लिखी वो भी जान लो। फू कू की। क्या? फू कू की जो बुक थी इसकी, फू कू की। ठीक, इसका टाइमलाइन क्या था? 399 AD से 414 AD था। क्या था? 414 AD। ठीक, तो ये आपका पहला चीनी यात्री था। ठीक, इसने और भी बातें जो बताई वो मैंने बता दी आपको। ह्वेनसांग दूसरा था, उसके बारे में लिख लो। ह्वेनसांग ने भी अपनी बुक लिखी, और ह्वेनसांग ने कौन सी बुक लिखी वो अभी मैंने आपको बताया कि ह्वेनसांग ने कौन सी बुक लिखी। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि ये 629 AD में आया और 644 AD में गया। ठीक, तो पहले इसकी टाइमलाइन लिख लेते हैं। सेकेंड चाइनीज ट्रेवलर, और इसकी टाइमलाइन क्या थी? 629 AD। ठीक है, 629 AD से 644 AD तक था, है ना। तो अब इसने जो है क्या क्या किया वो चीज़ें तो बात को देखेंगे, पहले इसकी बुक देख लो। क्या? इसकी बुक सू की यू। क्या? सू की यू बुक। बुक का नेम लिख लो, बुक सू की यू। ये इसकी बुक थी। ठीक।
ठीक। उसके बाद में इसने 5 वर्ष नालंदा विश्वविद्यालय में जो स्टडी की, उसके बाद में प्रोफेसर रहा, उसके बाद में इंडिया में भ्रमण किया, वो सारी चीज़ें आप लोगों को बता दिया, ठीक है। तीसरा चीनी यात्री जो था उसके बारे में जानकारी कर लेते हैं। कौन सा था? इत्सिंग। क्या? इत्सिंग। इतना ज़्यादा इत्सिंग के बारे में बताया नहीं जाता, तो सीधे इसको नोट डाउन कर लो कि ये तीसरा चीनी यात्री था। थर्ड चाइनीज ट्रेवलर, ठीक। ये इत्सिंग आपका थर्ड चाइनीज ट्रेवलर था, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर ले और उसके बाद में हम आगे आपको बताते हैं। तो इतना आप लोगों ने लिख लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा। उसके बाद में आते हैं स्टोन एज पे। किस पे? स्टोन एज पे। और स्टोन एज में देखते हैं कि इसकी जो टाइमलाइन थी, क्या इसकी जो टाइमलाइन थी स्टोन एज में, पाषाण काल जिसको बोलते हैं हिंदी में पाषाण काल। पाषाण काल में देखते हैं क्या होता है, ठीक है। पाषाण काल की टाइमलाइन पहले तो लिख लेते हैं, क्योंकि इसमें भी कई सारी लोगों की अलग अलग अपनी अपनी बातें हैं कि कोई बोलता है 2.5 लाख BC से 4000 BC, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, तो उसको लिख लेते हैं। जो NCERT में है वो 2.5 लाख BC, ठीक। BC से 4000 BC तक। कहाँ तक? 4000 BC तक। उसके बाद में 5 लाख BC से 5 लाख BC से 4000 BC तक। कहाँ तक? 4000 BC तक। कुछ लोग इसको मानते, कुछ लोग इसको मानते हैं, और अगर देखा जाए तो 2500 BC तक भी कुछ लोग मानते हैं। तो दोनों को बोल सकते हैं कि 5 लाख BC से 2500 BC तक में सारा आपका पाषाण काल मतलब स्टोन एज आ जाएगा, ठीक। उसके बाद में इसमें जो BC लिखा हुआ है, इसमें तो पहली बात तो आप समझ लो कि BCE और BC दोनों बात एक ही। इसे कहते क्या है? बिफोर क्राइस्ट एरा। क्या? बिफोर क्राइस्ट एरा। और जब भी आपका कैपिटल में होगा BC या BCE, तो इसका मतलब डेट निश्चित नहीं होती है। और अगर डेट निश्चित होगी, सभी की सहमति है, बहुत लोगों ने माना है, तो वो डेट जो होगी वो BC लिखा होगा छोटे अक्षरों में, ठीक है। और BC मतलब बिफोर क्रिश्चियन एरा। इसका मतलब जो जीसस क्राइस्ट थे उनके जन्म से पहले का समय इसमें आता है। और जो CE होता है, क्या CE, वो क्रिश्चियन एरा का माना जाता है। उसमें क्या होता है कि क्रिश्चियन एरा मतलब कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद का समय जो आता है वो इसमें आता है, ठीक है। और इसमें जो है बढ़ते से घटते क्रम में जाता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में जाता है, और इसमें जो है असेंडिंग ऑर्डर में जाता है। CE में असेंडिंग ऑर्डर में और BC में डिसेंडिंग ऑर्डर में जाता है। अच्छा, इतनी बात तो मालूम हो गई। तो उसके बाद में आगे आते हैं। मैंने बताया था कि पैलियोलिथिक एज, क्या पैलियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज का मतलब है, इसको बोल सकते हैं ओल्ड स्टोन एज। क्या बोल सकते हैं? ओल्ड स्टोन एज। जिसे कहते हैं पूरा पाषाण काल। क्या कहते हैं? पूरा पाषाण काल। हिंदी में भी लिख लो, पूरा पाषाण काल। इसका टाइमलाइन जो है
वो 2.5 लाख BC से 9000 BC तक माना जाता है। कब से? 2.5 लाख BC से 2.5 लाख BC से कितना? 9000 BC तक माना जाता है। क्या? 9000 BC तक माना जाता है। उसके बाद में मैंने दूसरा बताया था मेसोलिथिक एज। और मेसोलिथिक एज कब से? जो है 9000 BC से स्टार्ट होगा और 9000 BC से 8000 BC तक, है ना। तो मेसोलिथिक के बारे में लिख लेते हैं। मेसोलिथिक और इसको मिडिल स्टोन एज बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मिडिल स्टोन एज। मतलब कि मध्य पाषाण काल। क्या? मध्य पाषाण काल बोल सकते हैं। मध्य पाषाण काल, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई। और ये 9000 BC से 8000 BC तक। क्या? 9000 BC से 8000 BC तक, ठीक। और उसके बाद में तीसरा आपका लास्ट जो है वो नियोलिथिक एज है। क्या है? नियोलिथिक एज है। नियोलिथिक एज, इसे क्या बोल सकते हैं? न्यू स्टोन एज। क्या? न्यू स्टोन एज। स्टोन एज। और न्यू स्टोन एज को क्या बोल सकते हैं? नव पाषाण काल बोल सकते हैं, है ना। जिसका टाइम था 8000 BC से कितना? 8000 BC से 4000 BC या 2500 BC तक। 8000 BC से 4000 BC तक, या फिर 2500 BC तक भी बोला जाता है, ठीक है। तो पहले इसे आप लोग नोट डाउन कर लें और उसके बाद में आगे बताते हैं। तो आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा और आगे बताते हैं कि इसके बाद में जो आपका चालकोलिथिक एज आया, इसके बाद में आपका चालकोलिथिक एज आया जिसे बोलते हैं ताम्र पाषाण काल। क्या? ताम्र पाषाण काल, ठीक है। तो ये जो आपकी एज है ये 4000 BC से 2500 BC तक में है। क्या? 4000 BC से 2500 BC तक के बीच में मानी जाती है। तो ताम्र पाषाण काल लिख लेते हैं। ताम्र पाषाण काल। और इसको मानते हैं 4000 BC से 2500 BC तक। क्या? 2500 BC तक, ठीक। तो ये आपका ताम्र पाषाण काल बोलते हैं। इसको अगर इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख लो चालकोलिथिक एज। चालकोलिथिक एज। चालको का मीन्स होता है कॉपर बोल सकते हैं, और लिथिक का मीन्स स्टोन बोल सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया ताम्र पाषाण काल, ठीक। उसके बाद में जो ये पाषाण काल है ये या स्टोन एज है, स्टोन एज को मैंने पहले भी बताया था कि प्री हिस्ट्री में रखा गया है। किस में रखा गया है? प्री हिस्ट्री में। और अब इसमें आते हैं पैलियोलिथिक एज में, पूरा पाषाण काल में। और पूरा पाषाण काल के अंदर की बातें करते हैं। पूरा पाषाण काल में आते हैं, लिख लेते हैं पूरा पाषाण काल। और पूरा पाषाण काल अब एज बताने की ज़रूरत नहीं है, पैलियोलिथिक एज बोलते हैं। इसका मेन ऑक्यूपेशन देखते हैं कि मेन ऑक्यूपेशन इसका क्या था। भाई पहले इन्हें ना ही खेती का ज्ञान था
और ना ही इन्हें आग का ज्ञान था, ना ही इन्हें कपड़े पहनने का ज्ञान था, इन्हें किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं था। तो इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो हंटिंग था, मतलब शिकार करना, और दूसरा फूड गैदरिंग, मतलब जो खाद्य सामग्री को इकट्ठा करना। क्या? खाद्य सामग्री को इकट्ठा करते रहते थे। और खाना बदोश थे ये लोग। अब खाना बदोश मतलब नोमैड्स कि एक जगह कुछ दिन खाना खाया और एक दिन यहाँ पे मिला खाना तो यहाँ पे रुके हुए, कुछ दिन बाद जब यहाँ पे खाना ख़त्म हो गया तो दूसरी जगह चले गए। तो इसमें क्या हुआ कि जो हंटिंग करते थे, हंटिंग भी किसी आजकल की कुल्हाड़ी या किसी ऐसी चीज़ से नहीं करते थे। पत्थर थे, पत्थरों से लकड़ियाँ थीं, नुकीली करते थे लकड़ियों को और उनसे क्या करते थे? शिकार करते थे। फूड गैदरिंग, सब मिलके क्या करते थे? जो शिकार किया या कुछ खाने को मिला, फल फूल जो भी पेड़ पौधों से मिलते थे वही तो ये करेंगे फूड गैदरिंग। तो ये उसको फूड को एकत्र करते थे और उसके बाद में उसको खाते थे। जब वहाँ पे ख़त्म हो जाता था तो दूसरी जगह चले जाते थे। और ये जैसे शिकार किया, शिकार करने के बाद में जो जानवरों की खाल होती थी वो क्या करते थे? ये पहनते थे। ठीक। उसके बाद में दूसरा आपका मध्यपुरा पाषाण काल आया। मध्यपुरा पाषाण काल में इन्होंने क्या किया कि पत्थर को घिस घिस के औजार बना रहे थे। उस टाइम पे क्या हुआ कि एक आग की थोड़ी सी चिंगारी टाइप की निकली। तो वो जब उस टाइम का टाइम बीत ही रहा था कि नवपाषाण काल में जैसे ही है, उसी टाइम पे क्या किया? आग की खोज की और वहीं से आग का खोज करके जो है वहाँ से, जैसे बोलते हैं ना कि किसी चीज़ की खोज करने के बाद में उसका उपयोग बहुत अच्छे से कर लेना। तो ये कैसे कर लिए? एक दिन ये लोग बैठ के एक जगह पे खाना खा रहे थे, खाने का मतलब मांस खा रहे थे, और मांस जाके उस आग में जा गिरा। और जब आग में जा गिरा तो वो पक गया और जब उसे निकाला तो स्वादिष्ट लगा। वहीं से आग का उपयोग खाने को पकाने में करने लगे। क्या? खाने को पकाने में करने लगे। और जब खाने को पकाने में करने लगे तो देखा कि जहाँ पे आग जलती है वहाँ पे जंगली जीव जंतु नहीं आते हैं। तो इन्होंने आग का यूज़ ऐसे भी किया कि जहाँ जंगल एरिया था वहाँ पे ये रहते तो वहाँ पे आग जला लेते रात को, और वहाँ पे कोई भी जानवर, जंगली जानवर जो हमला कर सकता था वो वहाँ से दूर रहता था, वहाँ पे नहीं आता था, उससे दूर चले जाते थे, आग से डरते थे। ठीक। और ये लोग खाल पहनते थे। तो खाल पहनने की वजह से जो जंगली जीव जंतु थे वो क्या करते थे? ये अपना साथी मान लेते थे, साथी समझ जाते थे और इन पे आक्रमण नहीं करते थे दिन को, और रात को ऐसे बचते थे। तो ये आपका जो है आज का डिटेल्ड चैप्टर था, कुछ मैंने बताया, और इसके बाद में आगे की बातें बताएंगे जिसमें ताम्र पाषाण काल के बारे में बताएंगे, और उसके बाद में आगे की बातें बताएंगे जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता होगी। उससे पहले आपको एक क्वेश्चन दे जाते हैं, और वो क्वेश्चन क्या होगा वो बताते हैं। सिक्कों का अध्ययन, सिक्कों का अध्ययन किसे कहते हैं? जो सिक्कों का अध्ययन होता है वो क्या होता है, मतलब उसे क्या कहते हैं? सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? लिख लेते हैं क्वेश्चन। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? वैसे आता होगा आप लोगों को, लेकिन मैंने फिर से वही कि आप लोग इसको जो है इसका आंसर कमेंट में लिखिएगा तो हम भी जानेंगे कि आप लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद में इसके बारे में जानकारी दे देते हैं कि इसमें जो है मेन ऑक्यूपेशन क्या था। मेन ऑक्यूपेशन, मेन ऑक्यूपेशन था आपका हंटिंग। क्या था? हंटिंग मतलब कि शिकार।
और दूसरा फूड गैदरिंग। भोजन को एकत्र करना। एकत्र करना। ठीक। और ये दो चीजें तो हो गई, ये भोजन को एकत्र करते थे, ठीक है। और ये क्या थे, और भी एक चीज थे, नोमैड। क्या? नोमैड। नोमैड मतलब खाना बदोश थे। क्या? खाना बदोश थे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, और यहाँ तक आप लोग रिवाइज करें। इसके बाद में अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।